नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़ क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है, वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और जिनका भी एग्ज़ाम आगामी शिफ्टों में होगा, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, इसमें हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिकों को लिए हैं, उनको हम बहुत थोड़ा स्पीड में देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके कम समय में। तो चलिए जल्दी से जल्दी यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और इन टॉपिकों से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साथियों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन थंबनेल से ही देख लेते हैं। तो आपको ये चित्र दिख रहा होगा ट्रेन का, ये क्या है? भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो उद्घाटन है, यानी हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये किस किस के बीच चलेगी? तो ये चलेगी गुवाहाटी और हावड़ा के बीच, यानी असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। कहाँ से? गुवाहाटी से और हावड़ा के बीच चलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिकों के बारे में। तो पहले देखते हैं कुछ संगठन और उनकी जो स्थापना हुई है और उनके मुख्यालय के बारे में। तो नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। कौन सी? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1992 को हुई थी। कब हुई थी? तो ये साथियों 92 नहीं, 1982 में हुई थी। इसको गलती से लिख गया है 1982। ठीक। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, चलिए आरबीआई को देखते हैं। तो आरबीआई आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1934 का जो एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत होती है। लेकिन होती कब है? 1935 में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 में। लेकिन एक्ट कब आया था? 1934 में एक्ट आया था। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 को। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रतीक, जो आरबीआई का प्रतीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रतीक में ताड़ का पेड़ है और रॉयल बंगाल टाइगर है। तो रॉयल बंगाल टाइगर है। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। अगर नॉर्मली आपको भारतीय गवर्नर पूछा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर बात करें तो सीडी देशमुख। अब देखते हैं कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये पूछा गया है। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। यानी 14 जो बैंकें थी उनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और 6 जो बैंकें थी उनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में हुआ था। आइए देखते हैं सेबी को। तो सेबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था 1992 को। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। स्थापना पूछे सेबी की, तो स्थापना जो होती है वो 12 अप्रैल 1988 को होती है और वैधानिक दर्जा 1992 को मिला था। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में ही हेडक्वार्टर। चलिए इडवी की बात करते हैं। इडवी इडवी की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना, ये इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है, तो ये 1964 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सिडबी की,
तो सिडबी क्या है साथियों, एडबी के आगे स्मॉल, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना होती है वो 1990 को होती है, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर लखनऊ में, बाकी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में था, लेकिन जो सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, लखनऊ में है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ट्राई, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ट्राई, ट्राई की फुल फॉर्म क्या है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1927 में इसकी स्थापना होती है। साथियों आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और पॉइंट जो भी है इंपॉर्टेंट है उन्हें आप नोट करते हुए चले, और नहीं नोट कर पाते तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम रोजगार क्लासेस 124 पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की स्थापना जो होती है वो होती है 1928 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। सीपीसीपी, ये साथियों एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ था 2019 का, जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था सीपीसीबी। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1974 में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो पहले से है सेंट्रल, दूसरे से है कंट्रोल, सी से, ठीक है। तो बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है, और मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, आईआरडीएआई। तो इसकी जो स्थापना है उससे पहले देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये किसकी समिति पे इसकी स्थापना की गई थी, तो ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हैदराबाद में, लेकिन ये स्थापना कब हुई थी, 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी भी स्थापना की डेट पूछी जाती है, तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, 16 जुलाई 1929, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आईसीएआर की स्थापना 1929 में, अब 1929 में हुई थी। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है, 1961 में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसकी स्थापना 1992 में होती है, और इसके प्रथम प्रमुख जो थे वो जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992 में, और पहले जो अध्यक्ष थे, इसके प्रमुख थे, वो थी जयंती पटनायक। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रंगनाथ मिश्रा थे, और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके 1 वर्ष बाद इसकी स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। एनजीटी, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसकी स्थापना होती है। एनजीटी की स्थापना कब, 2010 में। और है नेक्स्ट है एनसीबीसी, तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो इसकी स्थापना कब होती है, जब एनएचआरसी बनता है तभी इसकी स्थापना हो जाती है, 1993 में, यानी उसी साल में इसकी स्थापना हुई थी एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। और भारतीय निर्वाचन आयोग, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में होती है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना होती है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। चलिए अब बात कर लेते हैं यूएनओ से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। तो यूएनओ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका जो प्रतीक है ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसके झंडे में क्या क्या है, जैतून की पत्तियां हैं, ग्लोब यानी जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, और अक्षांश रेखा है उसके साथ। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है यूएनओ की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में, लेकिन द्वीप की बात करें तो मैनहट्टन द्वीप पर है न्यूयॉर्क में।
और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यूएसओ में। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मैनहट्टन जो द्वीप है न्यूयॉर्क में, उस पे इसका हेडक्वार्टर है। और भाषाएं की बात करें तो भाषाएं जो है इसमें कितनी है? तो भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी? ये पूछा गया है। अरबी, स्पेनिश, रूसी, चीन यानी चीनी जो भाषा है, और अंग्रेजी, फ्रेंच। ये भाषा चीनी है। तो कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी हो गई, स्पेनिश हो गई, रूसी हो गई, चीनी हो गई, अंग्रेजी हो गई और फ्रेंच हो गई। लेकिन बात करें कार्यकारी भाषा की, यानी ज़्यादा यूज होती है कार्यकारी जो लैंग्वेज है, वर्किंग जो लैंग्वेज है, उनके बारे में, तो ये जो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ये दोनों कार्यकारी भाषाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएनओ की निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकारी भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वो, सॉरी सॉरी दोस्तों, तो दोनों कार्यकारी भाषा कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब यूएनओ के कुछ भाग हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यूएनओ के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय। ठीक है, ये इसके 6 अंग हैं। तो सुरक्षा परिषद की बात करें, आइए सुरक्षा परिषद को देख लेते हैं। तो सुरक्षा परिषद को साथियों दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। इसमें कितने? 15 सदस्य होते हैं। और 15 सदस्य जो होते हैं उनमें से 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। यानी प्रति 2 वर्ष पे इनका कार्यकाल जो है रिटायर होते रहते हैं और नियुक्त होते रहते हैं। तो स्थायी सदस्य के बारे में बात करें तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है। यानी 6 भाषाएं हैं और उससे एक कम स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? यूएसए, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। तो ये 5 स्थायी सदस्य। और जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। अब बात करें महासभा की, तो महासभा का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसको जो है विश्व की लघु संसद बोला जाता है। किसको? महासभा को। इसको यूएनओ का हार्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, महासभा को तो विश्व की लघु संसद बोला जाता है और सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिसमैन कहा जाता है, यानी दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, यानी द हेग नीदरलैंड में। स्थापना 1946 में होती है। और सचिवालय, ये सचिवालय है साथियों। तो सचिवालय इसके महासचिव यहीं बैठते हैं, यानी जो यूएनओ के महासचिव है वो यहीं बैठते हैं। और पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे। और जो प्रन्यास परिषद है साथियों, ये क्या है? वर्तमान में बंद है। तो ये यूएनओ के 6 अंग हैं। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना होती है 1919 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? जिनेवा में है। सदस्य की बात करें तो टोटल सदस्य कितने हैं? 187। और 187 में सदस्य देश बना था वो कौन सा बना था? टोंगा। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन्स में है। 1923 में इसकी स्थापना होती है। 194 पे इसके सदस्य हैं। और किरीबाती, इसका जो 194वां सदस्य है वो कौन सा देश है? किरीबाती। तो आईएलओ का टोंगा है, इंटरपोल का किरीबाती है। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये क्या है? और वर्ल्ड बैंक, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड, इनकी स्थापना कब होती है? तो 1945 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन। 1945 में इसकी स्थापना होती है और रोम, यानी इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है खाद्य और कृषि संगठन का। 197 इसके सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। और स्थापना कब होती है? 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना होती है। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में। तो इन दोनों में हेडक्वार्टर में कंफ्यूज होता है। तो यूनिसेफ और यूनेस्को है ना। तो यूनिसेफ इसमें एफ आ रहा है
तो इसका मतलब जो फ्रांस के पेरिस में तो नहीं होगा, आप ये याद रखिए। जिसमें एफ है, फ्रांस है, उसमें हेडक्वार्टर नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है और यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है 1948 में होती है साथियों। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 194 इसके सदस्य देश है। साथियों थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से है, और इसको आप अच्छे से देखते चलिए, और इसकी पीडीएफ से आप जो है इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नाटो की बात करते हैं। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में, और इसकी स्थापना 1949 में होती है। ओपेक, ओपेक क्या है? 1960 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाता है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना में है। और नाम जो NAM गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, ये 1961 में किसकी स्थापना हम बता चुके हैं, तो किसकी बता? NCERT की। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। अब बात करते हैं सार्क की, जिसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भी बोलते हैं। 1985 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में है। 8 इसके सदस्य हैं। इसकी ट्रिक भी है पेन MBBS, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया यानी भारत, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो उसमें क्या है वो डाल देगा म्यांमार ऑप्शन में। क्या डाल देगा? म्यांमार डाल देगा। लेकिन म्यांमार, अब आप सोचोगे कि एम से जो है म्यांमार होगा, नहीं, मालदीव है उस एम से, म्यांमार उसका सदस्य देश नहीं है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, पेन MBBS इसकी ट्रिक है। एम से मालदीव, यही ऑप्शन में कंफ्यूज करता है। एम से मालदीव दे देगा आपको, म्यांमार दे देगा, नेपाल दे देगा, भूटान दे देगा, तो इसमें कंफ्यूज करेगा, तो म्यांमार उसका आंसर हो जाएगा। गेट, तो गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1947 में होती है और हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और साथियों ये प्रभावी 1948 से हुआ था, है ना, और इसी को आगे चल के 1995 में WTO में परिवर्तित कर दिया था। 1995 में WTO में परिवर्तित कर दिया था, और WTO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। 166 देश हैं, और 166 में जो देश बना है वो तिमोर लेस्ते बना है। कौन बना है? तिमोर लेस्ते। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना कहाँ होती है? बिम्स्टेक की 1997 में होती है। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, बांग्लादेश के ढाका में। इप्सा, ये साथ ये पूछा जाता है, तो इप्सा की स्थापना कब हुई? 2004 में होती है। इसमें इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर लुगोन में है, यानी स्विट्जरलैंड के लुगोन में। ISA, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें सौर सौर है साथियों। एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी स्थापना कब होती है? वो 2015 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर भारत के गुड़गांव में है, यानी गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। इसके महानिदेशक अजय माथुर, और 107वां जो सदस्य बना था वो मालडोवा बना था। इसके महानिदेशक चेंज भी हो सकते हैं साथियों, तो वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्रिक्स, ब्रिक्स से साथियों 2009 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई में। और साथियों इसमें क्या है, 2009 में जो है इसको किस नाम से जानते थे? ब्रिक के नाम से, यानी जो इसकी स्थापना हुई थी वो ब्रिक के नाम से हुई थी। ब्रिक मतलब ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। तो इसमें 4 सदस्य देश थे। तो इसमें क्या है 2009 में, 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जब ऐड हो जाता तब इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था ब्रिक्स। क्या बन गया था? ब्रिक्स। लेकिन वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश है, और 10वां जो सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है? इंडोनेशिया। अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो ब्रिक्स प्लस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रिक्स प्लस के नाम से, यानी 5 देश से अधिक हो गए, यानी 10 हो गए। ठीक है, इसका नया नाम ब्रिक्स प्लस है। तो 2009 में इसकी ब्रिक के नाम से स्थापना होती है। 10 में साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, और
ये वर्तमान में 10 सदस्य, 10वां जो सदस्य बना है वो इंडोनेशिया बना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ब्रिक्स, अब ब्रिक्स प्लस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये साथियों हेडक्वार्टर थे कुछ भारतीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देख लेते हैं भारत के जो आगामी लक्ष्य हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रुसेलोसिस जो रोग पर नियंत्रण है वो कब तक, 2025 तक ये दिया गया था। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया था। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 और नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य था वो 2026। तो ये 2025 और 2026 और वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का जो लक्ष्य है वो 2027 है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो 2028 है। इस पे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 4 करने का लक्ष्य क्या है, जो चंद्रयान जो 4 है वो लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है, तो वो 2028 है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य 2025 में इसको पूर्ण किया, लेकिन इसका टारगेट था वो 2030 था। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो 2030 है। अब 2030 के कौन कौन से लक्ष्य हैं वो देख लेते हैं साथियों। तो पहला हो गया पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों करने का लक्ष्य, एड्स को खत्म करने का लक्ष्य एवं मलेरिया के उन्मूलन, और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य और 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य। ये सभी जो लक्ष्य हैं यानी इथेनॉल से लेके 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है 2030 में ही रखे गए हैं। अब देखिए इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये 280 गीगावाट और 500 गीगावाट एड्स को ख़त्म करने का और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, और एक इम्पोर्टेंट है साथियों ये क्या बोलते हैं, ये कुल कार्बन उत्सर्जन 1 टन की कमी और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, ये 2030 में पूर्ण करने के जो लक्ष्य हैं वो 2030 के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको हाईलाइट करा लीजिए। 2035 इसका टारगेट है। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष आदमी भेजने का जो लक्ष्य है वो कितना है, तो वो कौन सा है, 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो 2047 है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है वो 2047 है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का जो लक्ष्य है वो है 2047। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का जो लक्ष्य है वो 2047 है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो लक्ष्य है वो 2047 और देश में एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य भी क्या है, 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कितना है, 2050 है। और भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है, 2070। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो ये अंतिम वाला है ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत के जो आगामी लक्ष्य हैं वो जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे सकते हैं वो है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब साथ देख लेते हैं कुछ क्रिकेटर्स की एवं उनकी प्रमुख किताबें। हालांकि इसका हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक बार अपलोड करा दिया है, बाद बाकी इसको रिवीजन के पर्पज से देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की कौन सी पुस्तक है, प्लेइंग इट माई वे। MS धोनी की है द अनटोल्ड स्टोरी बाय भरत सुंदरसन। सेनवान की बहुत बार पूछी गई है, सेनवान की है नो स्पिन। कपिल देव की पुस्तक कौन सी है, तो कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वी द सिक्स। यानी इनकी 2 पुस्तकें हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वी द सिक्स। नेक्स्ट है रोहित शर्मा की है द हिटमैन। सुनील गावस्कर की है सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी रन्स एंड रूइंस। इनकी सनी डेज और रन्स एंड रूइंस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सुनील गावस्कर की है। BVS लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। सौरभ गांगुली की बात करें तो सौरभ गांगुली की है साथियों अ सेंचुरी इज नॉट इनफ।
अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। यूवी सिंह यानी युवराज सिंह की जो पुस्तक है वो कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट टू द कैंसर टू वेक। अनिल कुंबले की है वाइड एंगल। और शाहिद अफरीदी की है गेम चेंजर। क्रिस गेल की है सिक्स मशीन। और ब्रायन लारा की है वीटिंग द फील्ड। तो ये कुछ क्रिकेटर्स और उनकी पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण डांस हैं और राज्य से संबंधित कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो कौन कौन से हैं? विलासनी नाट्यम, भामाकल्पम, वीरा नाट्यम, दप्पू, टप्पेटा, गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा, कोलाटम। तो लंबाडी, ढिमसा ये इंपॉर्टेंट है और दप्पू ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। वैसे शास्त्रीय नृत्य इनके कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, वो अलग बात है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बुइया, बुइया, चालो, वांचो, पासी, कोंकू, पोनुंग, पोपीर। तो देखिए बुइया, वांचो, पोनुंग और पोपीर ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। असम में है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल। तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल, बागरुम्बा ये असम के महत्वपूर्ण हैं। बिहार की बात करें तो जट जाटेन, बखो बखेन, पमवरिया तो ये बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ गौरमारिया ये इंपॉर्टेंट है, गौरमारिया। राउत नाच, राउत नाचा ये भी इंपॉर्टेंट है। पांडवानी ये भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पानी ये टिप्पानी है साथियों। जुरी भवई तो देखिए टिप्पानी, भवई, गरबा और डांडिया रास ये इंपॉर्टेंट है। चलिए गोवा की बात कर लेते हैं। तो तारंगबेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समय नृत्य, जागर, रणमले तो ये कहाँ के हैं? गोवा के हैं। गोवा में भी देखिए फुगड़ी, फुगड़ी या फुगड़ी, सिगमो ये ज्यादा पूछे जाते हैं और देखनी ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तारंगमेल भी पूछा गया है। हरियाणा की बात करते हैं तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर। तो देखिए गुग्गा, लूर, धमाल, डाफ, फाग ये सभी इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो झोरा, झाली, झरई, धामड़, झपेली, महाशु। जम्मू कश्मीर की राउफ, हिकत, मंदजस, कूद दांडी नाच। तो रऊफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये क्या है? रऊफ। तो कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड की बात करते हैं कर्मा, मुंडा, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ ये कहाँ के हैं? झारखंड के। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का यक्षगान, हुट्टारी, शुग्गू, कुनीथा, करगा। कुनीथा बहुत बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है कुनीथा। यक्षगान भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की बात करें तो कुम्मी, कोलाटम, कावड़ी। केरल में देख लेते हैं तो केरल में है ओटम थुल्लम, ओटम थुल्लल ये इंपॉर्टेंट है। काई कोटिकली लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओटम थुल्लल। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लावणी ये बहुत बार पूछा गया, लावणी। नकटा, कोली, लेजिम, गफा, दही कला, दशावतार। अब मध्य प्रदेश की जवारा, मटकी, आड़ा नाच, खड़ा नाच, फूलपति, फूलपति बहुत बार साथियों पूछा गया है। और गिरिडा नृत्य, सेला लारकी, सेला भाडोनी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मटकी नाच, आड़ा नाच, खाड़ा नाच, फूलपति, फूलपति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की बात करें तो डोल चोलम, थांगटा ये मार्शल आर्ट है, थांगटा। लाई अरोवा, पुंगचोलम। तो लाई अरोवा, थांगटा और डोल चोलम ये मणिपुर के इंपॉर्टेंट है। मेघालय में नौक्रम और लाहो नृत्य ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेघालय में। तो मेघालय में नौक्रम और लाहो नृत्य ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की बात करते हैं तो चेरव नृत्य ये बहुत बार पूछा गया है, चेरव नृत्य। ख्वालम, चेलम, सावलिकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागालैंड की बात करते हैं रंगमा, जेलियांग, नसुरोलियंस
और गैथिगेलेम। तो नागालैंड में रंगमा बहुत बार पूछा था, रंगमा इंपॉर्टेंट है। ओडिशी, ओडिशा या ओडिशी। तो सावरी, घुमरा, पेनका, मुनारी। तो मुनारी यहाँ का इंपॉर्टेंट है, कहाँ का, उड़ीसा का। पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, डाफ, धमन और भांग। तो भांगड़ा, गिद्धा और डफ ये कहाँ के, पंजाब के। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का घूमर, चक्री, गणगौर। गणगौर बात बार पूछा गया है, गणगौर राजस्थान का है। झूला लीला, झूमा, सुईसनी, गफाल। सिक्किम का है चूफाट, सिकमारी, सिंगी चाम या स्नो लायन, याकचाम, डंजो, गनेना, तासी, यांको। त्रिपुरा का ये इंपॉर्टेंट है, होजागिरी। बहुत बार पूछा गया, होजागिरी कहाँ का है, तो ये त्रिपुरा का है। उत्तर प्रदेश नौटकी यानी नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, झपेली। और उत्तराखंड गढ़वाली, कुमायूं, कजरी और झोड़ा, रासलीला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे, उनसे संबंधित राज्य और लोक नृत्य। हालांकि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं, ये आप सभी को पता होगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए भारत में जो कंपनियों का आगमन है उनका कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं। तो पहले कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगाली आई थी, फिर डच आई थी, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिस आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। किससे आया था, आशा अंतरिम, केप ऑफ गुड होप से भारत आया था। कालीकट पे, केरल के कालीकट पे उतरा था। नेक्स्ट है मुंबई यानी बम्बई शहर का जो संस्थापक है ये पूछा जाता है, तो गेराल्ड ऑंगियर। तो बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी, गेराल्ड ऑंगियर ने। ये 22वें संस्थापक इनको माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शुतानाती, गोविंदपुर, कालिकाता, इन तीनों को मिला के कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, जॉब चारनाक ने की थी। और यहीं पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना भी की थी। यानी फोर्ट विलियम किले की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में। और कलकत्ता किन 3 शहरों को मिला के बना था, गोविंदपुर, शुतानाती और कालिकाता। ये पूछा जाता है साथियों। और इसकी स्थापना किसने की थी, जॉब चारनाक ने। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी, स्थापना मतलब बसाया था, तो गेराल्ड ऑंगियन ने। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, कितने हुए थे, 4 हुए थे। कितने हुए थे, 4 हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा और चौथा। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच होता है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच। और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो मद्रास की संधि के तहत होती है। तो पहले इसमें क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध और संधियां, किस युद्ध के तहत कौन सी मतलब किस संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी संधि, मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें क्या है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, फिर टीपू सुल्तान यहाँ का शासक बनता है। और इस जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 तक चलता है। और मंगलौर की संधि, यानी पहला हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा, अब हुआ है मंगलौर की संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। तीसरा होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। इसमें क्या है, टीपू ने जो अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को दे दिया था। और ये किस संधि के तहत, तो ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उसके तहत आधा राज्य उसने टीपू ने अपने अंग्रेजों को दे दिया था। चौथा जो अंतिम युद्ध हुआ है, अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, इसमें क्या है, टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पहला हुआ था मद्रास, फिर मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक युद्ध की। तो कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे, 3 हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे, कर्नाटक 3 हुए थे। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और इसी कौन सी संधि, तो इसमें भी संधि ही पूछी जाती है। तो एक्स लापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का पांडिचेरी की संधि के तहत,
और तृतीय हुआ था पेरिस संधि के तहत। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है एक्सलापेल, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है पांडिचेरी की संधि के तहत और तृतीय हुआ है पेरिस संधि के तहत। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं स्थाई या इस्तेमारी या जमींदारी बंदोबस्त, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1793 में इसको शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित जो ब्रिटिश भारत जो राज्य था उसके लगभग 19% हिस्से पर इसको लागू किया गया था। इसमें क्या था, जो जमींदार थे उनको भूमि का स्वामी बना दिया गया था और जो लगान वसूला जाता था उसमें मतलब आधा 10/11 भाग जो है राज्यों को देना पड़ता था और जो जमींदार थे वो अपना 1/11 भाग अपने पास रखते थे। तो स्थाई या इस्तेमारी या जमींदारी बंदोबस्त ये कब शुरू किया गया था? 1793 में। किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये किसके द्वारा ये भी पूछी जाती है। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लागू कब किया गया था? 1792 में। अब ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये तमिलनाडु के बारामहल में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो शुरू की गई थी वो बारामहल यानी तमिलनाडु के बारामहल में शुरू की गई थी 1792 में। इसमें क्या है, किसानों को भूमि स्वामी मानकर उनके द्वारा जो है लगान का निर्धारण किया जाता था और लगभग 51% भारत के जो ब्रिटिश भूभाग थे उनका 51% भाग पे यह व्यवस्था लागू थी। तो पहले 19% और ये 51% पे। नेक्स्ट और अंतिम व्यवस्था जो आती है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। ये आगरा और अवध और मध्य प्रांतों में लागू थी और कितने हिस्से पर? लगभग 30% के हिस्से पे ये लागू थी। तो इन व्यवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण आधुनिक भारत में जो हुए थे उन्होंने किस चीज की क्या क्या स्थापना की थी उनको देखते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। कब की थी? 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना उसके 10 वर्ष बाद की थी 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना उसके 3 वर्ष बाद 1828 में। तो आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और क्या बोलते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है हेनरी विवियन डोरोजियो। हेनरी विवियन इन्होंने क्या है, यंग बंग जो आंदोलन था यानी युवा बंगाल आंदोलन 1826 में इसकी स्थापना की थी यानी शुरू किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। और फरदोनजी दादाभाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा रहनुमाई मजदासैन सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1851 में। सर सैयद अहमद खां की बात करते तो इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो इंडियन यानी जो कॉलेज थी उसकी स्थापना की थी 1875 में। और केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। कब की थी? 1867 में। एम.जी. रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की थी और मद्रास सार्वजनिक सभा, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई? एम.जी. रानडे के द्वारा। सॉरी दोस्तों ये गलत लिख गया है, ये की गई थी स्थापना इसकी 1870 में। कब की गई थी? 1870 में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना 1870 में एम.जी. रानडे के द्वारा की गई थी और मद्रास सार्वजनिक सभा की जो स्थापना 1884 में किसके द्वारा? बी राघवाचार्य यानी बी राघवाचार्य, आनंद चारुलू और सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में की थी। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना 1889 में की थी और गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी।
गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। ठीक है, इससे पहले इसके साथ एक और पॉइंट देख लेते हैं यहां से। किसान सभा की स्थापना 1918 में। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और अलग अलग ईयर में इनकी स्थापना की गई है। तो किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और अवध किसान सभा की जो स्थापना यूपी में की गई थी 1920, गौरी शंकर, जेएल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। तो इनकी ईयर पूछी जाती है और किसान सभा के संस्थापक पूछा जाता है कि इन्होंने शुरू। तो इन ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सयानंद के द्वारा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं जो प्रमुख किसान आंदोलन है उनके बारे में। तो पहला साथियों नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1859 से 60 के बीच। बंगाल के किसानों ने यूरोपीय बागानों में मालिकों के द्वारा जबरन नील की खेती के खिलाफ यह विद्रोह किया था। कब, 1859 से 60 में नील विद्रोह। कहाँ, बंगाल में। बिजोलिया या किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 के बीच चला था। राजस्थान में धाकड़ जाति के किसान थे, उनके द्वारा अत्याचारपूर्ण करों के खिलाफ यह चलाया गया था। लगभग 44 वर्ष तक यह चला था। चंपारण आपको पता है 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल थे, उनके कहने पे महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था। कहाँ पे, बिहार में के चंपारण में, जो तिनकोटिया पद्धति को समाप्त किया था। तो ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह उसके एक वर्ष बाद होता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ यह चलाया गया था। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1918 में। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह बहुत बार पूछा गया, इसकी ईयर पूछी जाती है। तो मोपला विद्रोह केरल के जो मालाबार तट है वहां पर हुआ था सन 1921 में। और बारदोली सत्याग्रह, जो बारदोली सत्याग्रह है 1928 में हुआ था। तो बारदोली कहाँ है, गुजरात में है। और इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और साथियों यहाँ पे जो सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, वो कहाँ के, जो बारदोली की महिलाएं थी उनके द्वारा दी गई थी। किसान सभा 1929 में इसकी स्थापना होती है। बिहार यूपी स्वामी सयानंद द्वारा जमींदारी उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं जनजातीय आंदोलन। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसके नेतृत्व कर कब पूछे जाते हैं, तो सिद्धू और कानू थे। कौन, सिद्धू और कानू। मुंडा विद्रोह, इसको हम उल्लू गुलान विद्रोह भी बोलते हैं, 1899 से 1900 के बीच हुआ था। नेतृत्व तो इसका बिरसा मुंडा ने किया था। छोटा नागपुर के पठार के पास हुआ था, यानी उस क्षेत्र के आसपास हुआ था। तो मुंडा विद्रोह या उलूगान विद्रोह, तो इसका नेतृत्व पूछा जाता है बिरसा मुंडा। नागा विद्रोह 1930 के दशक में हुआ था। मणिपुर में जदोनांग रानी गायदिनल्यू, ठीक है, जदोनांग और रानी गायदिनल्यू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया था। ये पूछा जाता है इनके नागा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1922 से 24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में वनों के कानून के खिलाफ के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब के लिए शुरू किया गया था। तो रंपा विद्रोह इनके जो है नेता इंपॉर्टेंट है। भील विद्रोह, जिसको हम भगत आंदोलन भी कहते हैं, गोविंद गिरी द्वारा शुरू किया गया था राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में। तो ये इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन थे। तो इनकी ईयर और जो नेतृत्व करता है उनके बारे में पूछ लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो साथियों 1857, यहां पे लिख देते हैं 1857 की जो क्रांति थी। तो 1857 की क्रांति कहां पे किसने नेतृत्व किया था, यह भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो एक तरफ है साथियों स्थान और एक तरफ है नेतृत्व करता। तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था
किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने किया था। झांसी से ये सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई और ऑब्लिक गौश खां, यानी रानी लक्ष्मीबाई और गौस खां। दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड, कानपुर से नाना साहब जिनको हम दौदू पंत भी बोलते हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, असम से मनीराम दत्त, ये इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, ये साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब साथियों देख लेते हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो यहां से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। पहला अधिवेशन 1885 में होता है और कहाँ पे होता है? बंबई में होता है। तो इसमें साथियों अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यह 2 बार अध्यक्ष रहे थे, 1885 और 1892 में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लिया था वो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, यानी 72 प्रतिनिधि शामिल थे। पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में, सॉरी 1885 में। तो इसका जो नाम रखा गया था ये किसके सुझाव पे रखा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा गया था। बात करते हैं 1886। तो 1886 का कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्षता जो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब कब रहे? 1886, 93 और 1906। 1886, 1893 और 1906। 1887 की बात करें तो 1887 में ये मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में इसका अधिवेशन होता है और कहाँ पे होता है? मद्रास में। तो जो मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन था 1887 में, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो पहले कांग्रेसी मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। 1888 तो ये इलाहाबाद में होता है और जॉर्ज यूले, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। 1896 कलकत्ता में ये भी होता है और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में, इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो वंदे मातरम गीत है वो पहली बार गाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने, उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। 1906 देख चुके हैं, दादा भाई नौरोजी ने इनकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है? इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं कांग्रेस का जो 1907 का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इस अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस के थे वो टूट गए थे। 1911 की बात करते हैं तो कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गान गाया गया था। तो देखिए, वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, रहीमतुल्ला सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी। और 1911 में जो जनगण मन अधिनायक गान गाया गया था 1911 में, जिसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण दर ने। 1916, अब इसमें क्या है, जो 1907 में जो कांग्रेस के जो गुट थे नरम दल और गरम दल वो टूट गए थे। तो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में वो एकजुट हो गए थे।
तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इन दोनों की अध्यक्ष पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें एक कांग्रेस टूट रही है और एक में कांग्रेस जुड़ रही है। ठीक है, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, और इस अधिवेशन को कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए बात कर लेते हैं। तो कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। अब एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी है। अब हम जितना भी पढ़ चुके हैं उनमें किसी भी महिला का जिक्र नहीं हुआ है जो अध्यक्ष बनी हो। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी किसने? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अब यहाँ पे जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गई, लेकिन जो कांग्रेस के जो टोटल अधिवेशन हुए थे उनमें 3 महिलाएं थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो गई एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय लग जाए तो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, वो भारत की पहली, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1933 में जो नलिनी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्षता की थी। 3 है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये 2 बार बने हैं, 1919 और 1928 में। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ था और वीर राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। असहयोग जो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो इसी कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। कांग्रेस द्वारा पहला भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी, किसमें? 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में जो नागपुर में हुआ था। अब 1924 ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो 1924 का जो अधिवेशन है वो बेलगांव में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, और इन्होंने केवल एक ही बार अध्यक्षता की है 1924 में। अब बात करते हैं 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किए थे? 1906 में। और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। और ये साथियों पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बोला था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो किस अधिवेशन में बोला गया था? तो ये बोला गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और लखनऊ में हुआ था। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। तो देखिए, महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में बोला था, और लखनऊ अधिवेशन में 1936 में किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने, मैं समाजवादी हूँ। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये पहला अधिवेशन है कांग्रेस का जो पहली बार गांव में हुआ था। कौन सा? फैजपुर गांव में हुआ था कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन। 1938 ये हरिपुरा में हुआ था जो गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति। बात करते हैं 1939 के कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी, कहाँ पे हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष कौन थे इसके? सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद हो गया था, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि जो महात्मा गांधी से विवाद होने के बाद इन्होंने जब त्यागपत्र दे दिया, तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे, ये क्वेश्चन पूछा था, तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अध्यक्ष बनाया गया था
किसके कारण? जो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, गांधी से, महात्मा गांधी जी से विवाद होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के लखनऊ जो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1940 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता रहे थे, और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 1940 से 1945 तक रहे थे, और 1947 के कांग्रेस अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन थे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा साथियों स्पीड से देख रहे हैं, थोड़ा रिवीजन आप एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो सब रिवाइज हो जाएगा। अब देख लेते हैं बैंक और उनकी जो है मुख्यालय कहाँ है और कब स्थापना हुई थी। तो एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई की स्थापना मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इंपीरियल बैंक के नाम से इसको जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1955 में इसको एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा, और हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। कैनरा बैंक की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी, कर्नाटक में के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, या बेंगलुरु में हुई थी या बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 1906 में इसकी स्थापना होती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1919 में इसकी स्थापना होती है। और 1919 हम कहाँ देख चुके हैं, आप बताइए कहाँ देख चुके हैं? 1919 हम आईएलओ की स्थापना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में होती है ना। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना कब होती है? 1919 में। अब इंडियन बैंक सूरत अधिवेशन याद कीजिए, 1907। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट है इंडियन बैंक 1907 में, चेन्नई तमिलनाडु, ये देख चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, 1906 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1911 में इसकी स्थापना होती है। अब 1911 डेट आई है तो क्या है? जो जनगण मन अधिनायक में जो राष्ट्रगान है वो गाया गया था 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911। यूसीओ, यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। आईडीबीआई बैंक, ये भी 1964, ये देख चुके हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आईसीआईसी बैंक की स्थापना भी 1994 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में हेडक्वार्टर है उसका, और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1993 एनएचआरसी याद है? 1994। कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई में 2003 में इसकी स्थापना होती है। तो ये बैंक और उनके हेडक्वार्टर और उनके जो है स्थापना कब हुई थी वो है। अब बात कर लेते हैं जो आगामी खेल यानी जो प्रस्तावित हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ब्रिस्बेन यानी आयोजन स्थल कहाँ है? लॉस एंजलिस ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में, और 2032 में। तो देखिए 34वां होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में, उसके 4 साल बाद होगा कहाँ? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। 35वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान कार्टिना इटली में होगा, ये इंपॉर्टेंट है 2026 में यानी इसी साल होगा। और 25वां कहाँ? मिलान कार्टिना में, और 26वां ये कहाँ पे? फ्रांस में 2030 में। 27वां साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा 2034 में। तो देखिए 26 में मिलान कार्टिना इटली में होगा, 27 और 2030 में जो होगा वो होगा फ्रांस में, और 2034 में कहाँ होगा? साल्ट लेक सिटी यूएसए में। यानी 25वां हो गया आपका 2026 में मिलान कार्टिना इटली में, 26वां हो जाएगा फ्रांस 2030 में, और 27वां हो जाएगा साल्ट लेक सिटी यूएसए 2034 में।
अब चौथा, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार में हुआ, सेनेगल। तो सेनेगल की जो कैपिटल है कौन है, डकार। 2026 में। ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल सऊदी अरब में होगा 2025 में। FIH मतलब हो चुका है। FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम नीदरलैंड 2026। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय भारत में 2027 में। तो 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, मेघालय में, भारत के मेघालय में 2027 में। 20वां एशियाई खेल आईची नगोया जापान में 2026 में। 21वां राष्ट्रीय खेल दोहा कतर में आयोजित होगा 2030 में। और 22वां एशियाई खेल कहाँ होगा, रियाद सऊदी अरब 2034 में। देखिए 20वां होगा आईची जापान में, आईची या नगोया जापान में होगा 2026 में। 21वां कतर के दोहा में आयोजित होगा 2030 में। 22वां एशियाई खेल जो होगा रियाद सऊदी अरब 2034 में। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली भारत में आयोजित होगी 2026 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड 2026 में। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका मैक्सिको कनाडा 2026 में होगा। और 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप मोरक्को पुर्तगाल स्पेन उरुग्वे अर्जेंटीना पराग्वे 2030 में होगा। तो 23वां तो हो रहा है 3 देशों में, अमेरिका मैक्सिको कनाडा में। और 24वां जो होगा वो होगा 6 देशों में, मोरक्को पुर्तगाल स्पेन उरुग्वे अर्जेंटीना पराग्वे। और 25वां जो फुटबॉल फीफा विश्व कप जो होगा वो होगा सऊदी अरब 2034 में। 10वां फीफा महिला विश्व कप ब्राजील में होगा 2027 में। और 11वां फीफा महिला विश्व कप अमेरिका 2031 में होगा। और 12वां फीफा महिला विश्व कप यूनाइटेड यानी यूके ब्रिटेन में होगा 2035 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीफा क्लब विश्व कप USA 2025, अंडर 20 पुरुष विश्व कप चिली 2025। और UEFA महिला यूरो कप स्विट्जरलैंड 2025। AFC महिला एशिया कप ऑस्ट्रेलिया 2026। और AFC महिला एशिया कप 2029 में उज्बेकिस्तान में। 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया 2027 में होगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश के बीच होगा 2031 में, यानी भारत और बांग्लादेश में आयोजित किए जाएंगे। अब 10वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और UAE के बीच 2025 में। और 11वीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित होगी 2029 में। 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा 2026 में। और ये आपको पता भी है, ये भारत जो 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप किसने जीत लिया, भारत ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हरा के। 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित हुआ 2028 में। तो 2026 में कहाँ, भारत और श्रीलंका के बीच भारत जो है विजयी रहा है इस बार। 12वां ICC पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड 2030 में आयोजित किया जाएगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित होगा 2025 में। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड 2026। और 11वां ICC महिला T20 विश्व कप पाकिस्तान में आयोजित हुआ 2028 में। पहला खो खो विश्व कप ये तो आपको पता ही है, ये आयोजित हो चुका है। ग्रुप डी में से क्वेश्चन बहुत फंसे थे, भारत में आयोजित होगा, यानी हो चुका भारत के नई दिल्ली में, जो है नेपाल को हराया था भारत ने। ये भी पूछा जाता है कि भारत ने पहले खो खो विश्व कप में किसको हराया था, तो पुरुष और महिला की दोनों की टीम में किसको हराया था, नेपाल को हराया था। भारत जो है पुरुष और महिला दोनों में विजयी रहा था, तो इम्पोर्टेंट है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है, सलमान खान, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। विजेता कौन रहा, तो अपना प्यारा भारत रहा। हराया किसको, तो नेपाल को। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सहारा है, तो देखिए अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और ऑप्शन में अंटार्कटिका दिया हो तो वो आंसर आपका सही होगा, ये शीत मरुस्थल है ना। अगर दिया हो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल और अंटार्कटिका भी ऑप्शन में दिया है
तो आंसर हो जाएगा सहारा, क्योंकि अंटार्कटिका एक शीत मरुस्थल है यानी कोल्ड डेजर्ट है। तो विश्व का नॉर्मली पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और अंटार्कटिका दिया है, तो अंटार्कटिका आंसर सही होगा। अंटार्कटिका नहीं दिया है तब सहारा सही होगा, ठीक है। और लेकिन सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, ये भी शीत मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये मरुस्थल से 3-4 पॉइंट जो है आते हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और करंट अफेयर से एक पॉइंट पूछा जाता है, भारत ने पहली बार बीमर ट्रायंगल की जो बैठक है उसमें भाग लिया है, ये हम बता दे रहे हैं इसमें। आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने पहली बार बीमर ट्रायंगल की जो बैठक में भाग लिया है। बीमर ट्रायंगल क्या है? तो ये साथियों 3 देशों का समूह है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1991 में। कब की गई थी? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 3 देशों का समूह है वीमर ट्रायंगल। भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया है वीमर ट्रायंगल में, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी ये मतलब जो एसडीजी गोल है यानी कितने हैं? 17 है। कितने हैं? 17। तो आइए देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एसडीजी 1 है उसमें क्या है? गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करना है। दूसरा है भुखमरी का समापन, भुखमरी को खत्म करना है। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। अब जब ये होता है गरीबी खत्म हो जाएगी, भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, तो अच्छी खुशहाली तो आएगी ही आएगी। तो अच्छी स्वास्थ्य और खुशहाली, और जब अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली हो जाएंगे तो मतलब जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, यानी चौथा आ जाएगा गुणवत्तापूर्ण। पांचवें में क्या है? जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो क्या है? लैंगिक समानता में कमी आएगी, यानी लैंगिक समानता समझने लगेंगे। और छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी सफाई, स्वच्छ जल और सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये किसमें है? जो एसडीजी 6 है। 7 में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वें में गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि। 9वें में उद्योग नवाचार और अवसंरचना। 10वें में असमानताओं में कमी लाना, जो गैप है उनमें कमी लाना। 11 में जो संधारणीय शहर और समुदाय। 12 की बात करें तो जिम्मेदार परक उपभोग और उत्पादन। 13 पूछा जाता है जलवायु कार्यवाही, तो जलवायु 13 और 14 पूछा जाता है। तो 13 में है जलवायु कार्यवाही और 14 में है जलीय जीवन। 15 की बात करें तो स्थलीय जीवन। 16 में है शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं। और 17 में है लक्ष्यों को हासिल करने में साझेदारी यानी सहभागिता करना, ठीक है। तो ये जो है 17 गोल्स है, इनमें दे देगा कि एसडी 14 में यानी एसडीजी जो गोल है उसके 14 में किससे संबंधित है? जो 14 एसडीजी गोल है 14 नंबर, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में दे देगा जलवायु कार्यवाही, ऑप्शन में देगा शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, जलीय जीवन या स्थलीय जीवन। तो क्या है? जलीय जीवन 15 में स्थलीय जीवन है और जलवायु कार्यवाही 13 में, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो भारत की जनगणना है उससे संबंधित। जनगणना का भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने क्या है थोड़ा मोस्ट लिया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। आइए देखते हैं। तो भारत में जो 2011 की जो जनगणना है उसका जो इसमें एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये 943 है, ठीक। तो लिंगानुपात कितना है? 943, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। किसके तहत? ये 2011 की जनगणना के। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं, केरल में सर्वाधिक है 1084, उसके बाद है तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं बढ़ते से घटते हुए क्रम में। और न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो 878 है हरियाणा का। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो माहे जो पांडिचेरी का है उसका है 1176। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जब जिला है वो है दमन 533। साथियों राज्य में अलग है, राज्य में न्यूनतम हरियाणा है और मैक्सिमम केरल है, लेकिन जो जिला के बाद में देखें तो माहे सर्वाधिक है और दमन न्यूनतम है।
साक्षरता की बात करें तो 74% जो है भारत की साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता वाले जो राज्य हैं, सबसे कम है बिहार में 63.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में। न्यूनतम साक्षरता और पुरुष के पर्पज से देखें तो पहले पे है कौन न्यूनतम में? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो है केरल 93% है लगभग 94%, और मिजोरम में है 91% लगभग 91.5%। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो लक्षद्वीप 1%, 1% नहीं, सौ लगभग 100% की समथिंग है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम और फिर केरल और मिजोरम। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो केरल है, फिर मिजोरम है। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो राजस्थान सबसे पहले पे है न्यूनतम में, बिहार उसके बाद आता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जो जन घनत्व है वो बिहार में है 1106, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, फिर आता है केरल। और न्यूनतम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, सबसे कम न्यूनतम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ये पूछा जा चुका है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला की बात करें तो उत्तर पूर्व दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य भी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का पर्पस है। ये 2027 का जो जनगणना होने वाली है उसका जो शुभंकर है वो घोषित कर दिए गए हैं, प्रगति और विकास। प्रगति एक महिला है, विकास एक पुरुष है। ठीक है, प्रगति और विकास। तो ये जनगणना से संबंधित थे। अब जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको टॉपिक देख के लग रहा होगा कि हाँ वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। भारत में महत्वपूर्ण मूर्तियां, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता की मूर्ति, आदि स्टैचू ऑफ यानी एकता की जो मूर्ति है, आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। समानता की प्रतिमा रामानुजाचार्य हैदराबाद तेलंगाना में है। आस्था की मूर्ति भगवान शिव से संबंधित है, नाथ द्वारा स्थापित की गई है राजस्थान में। और ज्ञान की प्रतिमा संत जो है शंकराचार्य से संबंधित है, चंद्रखुरी छत्तीसगढ़ में। समृद्धि की प्रतिमा नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। गरिमा की मूर्ति संत कनक दास से संबंधित है, दावणगेरे कर्नाटक में है। शांति की मूर्ति जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये रामानुजाचार्य से संबंधित है और हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रतिमा है इनसे संबंधित है, कहाँ पे है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पद्म अवार्ड है, हालांकि करंट अफेयर्स ये अलग पोर्शन है लेकिन इसमें ले लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए 2026, ये 2026 की जो पद्म अवार्ड है वो है। तो 2026 में जो पद्म अवार्ड वितरित किए गए थे किसने? 131, और 131 में 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे, 13 में 100 ऐड कर दीजिए 113, तो वो क्या थे? पद्मश्री थे। ठीक है, अब इसमें क्या है ये देख लिए हैं, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री शामिल है। इसमें कितने? 19 महिलाओं को दिया गया, 19 महिला, 6 विदेशी एनआरआई और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। यह भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 19 महिलाएं शामिल हैं, 6 विदेशी या एनआरआई शामिल हैं, 16 को मरणोपरांत दिया गया है। बिहार की 3 विभूतियां भरत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी, स्वयं विश्व बंधु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पद्म विभूषण।
5 व्यक्ति को दिया गया है। पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देवल, इनको मरणोपरांत दिया गया है, कला से संबंधित है, आप सभी को पता है, इनका देहांत हो गया था। और केटी थॉमस, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, केरल से हैं। एन राजम, कला से है, उत्तर प्रदेश के हैं। पीना, अब देखिए उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम है तो उनको ये याद रखना है, एन राजम, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पी नारायण, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, केरल के हैं। और बी एस अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो पद्म विभूषण जो दिया गया है, 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, धर्मेंद्र सिंह देओल को और बी एस अच्युतानंदन को। ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण। तो अलका याग्निक, कला से संबंधित है, महाराष्ट्र की। ममूटी, ये कला से संबंधित है। उदय कोटक, तो ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं। विजय अमृतराज, खेल से संबंधित है। भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से संबंधित है। शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामले से संबंधित है, झारखंड के। शिबू सोरेन। पीयूष पांडे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, कला से संबंधित है और ये महाराष्ट्र के हैं। नूरी दत्तात्रेय, ये चिकित्सा से संबंधित है, एनआरआई, यूएसए से संबंधित है। कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी, रामास्वामी पलानीस्वामी, ये चिकित्सा है, चिकित्सक यानी तमिलनाडु से संबंधित है। और एस के एम महिलानंदन, ये सामाजिक कार्य से संबंधित है, तमिलनाडु के। नेक्स्ट है शताब्धानी आर गणेश, कला से संबंधित है, कर्नाटक के। और बी के मल्होत्रा, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, दिल्ली के हैं। बेलापल्ली नटेशन, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, केरल के। तो ये पद्म भूषण है। तो पद्म विभूषण आपको अच्छे से याद रखना है। और इनमें जो पद्म भूषण है, जो 13 लोगों को दिया गया है, इनमें जो इम्पोर्टेंट है आप उनको याद कर लीजिएगा। पद्मश्री की बात करते हैं तो पद्मश्री इस बार दिया गया रोहित शर्मा को, ये खेल से संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं। विश्वबंधु, तो ये बिहार के हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मरणोपरांत जो है कला के क्षेत्र से संबंधित है, इनको मरणोपरांत दिया गया। भरत सिंह भारती, ये भी कला से संबंधित है और ये भी भोजपुरी गायक है, बिहार के हैं। गोपाल जी त्रिवेदी, विज्ञान और कृषि से संबंधित है, कहाँ के हैं? तो ये भी बिहार के हैं, ठीक है। और हरमनप्रीत सिंह कौर को दिया गया, खेल से संबंधित है, पंजाब की है। सतीश शाह, मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, तो सतीश शाह को दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। सविता पूनिया, खेल से संबंधित है, हरियाणा की। प्रवीण कुमार, एथलीट, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो जिनका यूपी से एग्जाम है वो इसको नोट कर ले। आर माधवन, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से संबंधित है। सुश्री मंगला कपूर, एसिड अटैक सर्वाइवर और सार्वजनिक कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश की है। और व्लादिमीर मेस्तिवरिश्विली, इनको मरणोपरांत दिया गया है, खेल से संबंधित है, जॉर्जिया की है। और कुश्ती के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इससे 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 5 से प्लस ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे रोजगार क्लासेस 124 पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए, आप इसको 2 से 3 बार देखिए और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।